Hello students, how are you? My name is Nitik Gadwin. We are studying your chapter number 10, that is age of adolescence. So students, इसके previous lecture में हमने देखा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स होती है. ओके जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड थी, जैसे कि हमारी थायराइड ग्लैंड थी. ओके बहुत सारी ग्लैंड्स हमने देख ली. वो अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग काम करते, अलग अलग ऑर्डर देते. ओके फिर हमारी टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस करते, टेस्टिस की ग्लैंड थी, फिर ओरिस के लिए जो ग्लैंड थी, सारी चीज़ें हमने देख ली. तो अब हार्मोन्स क्या सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होते हैं कि ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी के लिए हार्मोन यूज होते हैं? क्या एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है? क्या ऐसा थॉट आया आपको? यस. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल और लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग. ओके द रोल ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स का रोल क्या है टू कंप्लीटिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग. अब फ्रॉग और इंसेक्ट के अंदर हार्मोन्स का रोल क्या है, उनकी जो रिप्रोडक्शन, उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उनका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ओके उनकी जो हिस्ट्री है उसमें उनका रोल क्या है हार्मोन्स का, आज वो देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग. ओके वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग. यानी कि भाई सिल्क मोथ कैसे बनता है, वहाँ से आगे जाके क्या होता है, लार्वा बनता है, बटरफ्लाई बनता है, इसके बीच में जितने स्टेज आते हैं वो भी हमें पता है. सेम टू सेम फ्रॉग में भी ऐसा होता है. उसका भी लार्वा होता है, एग में से हैच होते हैं, बाहर निकलते, उसके बाद वो टेडपोल बनता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, फ्रॉग होता है. ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. दैट लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग एंड लाइफ साइकिल ऑफ द लार्वा. ओके सिल्क मोथ जो हमने देखा हुआ है. ओके तो पर ये कैसे हो रहा है, उसके अंदर हार्मोन क्या वर्क कर रहा है, आज वही देखना है कि द कैटरपिलर्स हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मोथ. ओके वी नो दैट वट एवर द कैटरपिलर, कोई भी जो कैटरपिलर बोर्न हो रहा है, ओके दैट कैटरपिलर हैव टू पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ द लाइफ टू बिकम एन एडल्ट मोथ. अगर उसे एडल्ट मोथ बनना है सो उसको बहुत सारे स्टेजेस में से गुजरना पड़ेगा. आपने देखा था ऐसे डायग्राम था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा ऐसे आ रहा था सिल्क मोथ के लिए, फ्रॉग के लिए. ओके अगर याद ना हो तो पुरानी बुक्स देख लेना. ओके तो ये चीज़ें हमें पता है कि उसे अलग 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 स्टेजेस में से पास होना पड़ता है. ओके तो ये स्टेजेस में कुछ ना कुछ तो होता होगा. यस चलो आगे देखते हैं क्या होता होगा कि रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ. ओके रिमेंबर द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क मोथ में क्या होता है, पहले लार्वा होता है, फिर ये टेडपोल बन जाता है. ओके उसके बाद ये मोथ बनता है, उसके बाद वो बटरफ्लाई बन जाता है. ऐसा डायग्राम आ रहा था. ओके तो क्लास 7 में हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो सिल्क मोथ कैसे बनता है. ओके एंड सिमिलरली द टेडपोल पासेस थ्रू द सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग. ओके एंड जो टेडपोल है छोटा सा, ओके टेडपोल को भी अलग अलग स्टेजेस से पास होना पड़ेगा टू बिकम अ फ्रॉग. अगर उसे फ्रॉग बनना है तो उसे अलग अलग स्टेजेस से पास होना पड़ेगा. जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो ये जो छोटा सा जन्मा हुआ बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी, ओके उससे वो छोटा सा चाइल्ड होगा. ओके उसके बाद वो फिर एडल्ट होगा, उसके बाद वो यंग होगा, ओके उसके बाद वो बूढ़ा हो जाएगा. ऐसी अलग अलग स्टेजेस हमारे भी आते हैं, सेम उनके भी आते हैं अलग अलग स्टेजेस, और वो एडल्ट बनते हैं. एंड दिस चेंजेस फ्रॉम द लार्वा इज टू एडल्ट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस. ओके अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या है, द चेंजेस फ्रॉम द लार्वा टू द एडल्ट. लार्वा से लेकर एडल्ट तक जाने के जितने भी चेंजेस, जो भी प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट्स एंड द फ्रॉग. इंसेक्ट और फ्रॉग के अंदर जो भी लार्वा से लेकर फ्रॉग तक बनने का या लार्वा से लेकर एडल्ट मोथ बनने का जो बीच में जितनी भी प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. ये हमें ऑलरेडी पता है. एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज अ कंट्रोल बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स. बस अब यहाँ पर हमारा आ रहा है कि मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल कौन करता है. हमने हमारे बॉडी के अंदर देखा था कि हमारे बॉडी के अंदर आपका जो ग्रो हो रहा है, हाथ पैर हमारे बढ़ रहे हैं, जो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, आपके अंदर थायराइड के थायरोक्साइन जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? यस दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज अवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके तो हार्मोन्स जो है जो इंसेक्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं,
इंसेक्ट जो बड़ा हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस हो रही है, वो कौन कंट्रोल करता है? यस, देन मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हॉर्मोन्स। इंसेक्ट के अंदर जो भी हार्मोन है उसे इंसेक्ट हार्मोन नाम दिया हुआ है। ओके, तो मेटामॉर्फोसिस यानी कि उसकी जो ग्रो होने की प्रोसेस है, ग्रो होने की जो पैटर्न है, उसे कंट्रोल कौन करता है? दैट इज मेटामॉर्फोसिस। ओके, एंड metamorphosis in insect controlled by the insect hormone. In a frog it is controlled by the thyroxine. ओके, अब स्पेसिफिकली इंसेक्ट के अंदर क्या था? यस, इंसेक्ट के अंदर था यस इंसेक्ट हॉर्मोन्स, एंड इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय द थायरोक्साइन। ओके, फ्रॉग का जो मेटामॉर्फोसिस है, फ्रॉग जो छोटे से बड़ा हो रहा है, टेडपोल से वो होकर फ्रॉग तक जा रहा है, ये जो पूरी प्रोसेस है छोटे में से बड़ा होना, इट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन दैट नेम इज थायरोक्साइन, एंड थायरोक्साइन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। ओके, अब ये तो हम सभी को पता है, यहां पर लिखा हुआ है कि थायरोक्साइन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड, आइदर थायराइड ग्लैंड, अब ग्लैंड बोलो। ओके, वो थायराइड ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है, दैट इज थायरोक्साइन, एंड बिकॉज ऑफ द थायरोक्साइन द ग्रोथ ऑफ द फ्रॉग इज कंट्रोल्ड। जो फ्रॉग का ग्रोथ है वो कंट्रोल होता है थायरोक्साइन की मदद से, और इंसेक्ट का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन से। ओके, इंसेक्ट का जो ग्रोथ है वो इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करते हैं, एंड फ्रॉग का जो ग्रोथ है वो थायरोक्साइन कंट्रोल करता है। क्लियर? थायरोक्साइन कहाँ से निकलता है? तो वो थायराइड ग्लैंड में से निकलता है। ओके, चलो आगे देखते हैं कि थायरोक्साइन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन इन वाटर। अब व्हाट रिक्वायर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्साइन, क्या चीज चाहिए? Yes, iodine required for the production of the thyroxine in a water. पानी के अंदर हमें पता है कि फ्रॉग्स कहाँ पर रहते हैं? पानी के अंदर और जमीन के ऊपर, दोनों जगह पर। तो थायरोक्साइन प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन प्रेजेंट इन द पॉन्ड और आयोडीन प्रेजेंट इन द वाटर टू प्रोड्यूस द इनफ थायरोक्साइन फॉर द फ्रॉग। फ्रॉग को अगर थायरोक्साइन प्रोड्यूस करना है तो आयोडीन चाहिए। आपने देखा होगा, एड भी देखी होगी, टाटा आयोडीन युक्त शुद्ध नमक। ओके, ऐसी अलग अलग आपने एड्स देखी हुई है कि टाटा का शुद्ध नमक कैसा? आयोडीन युक्त नमक, यानी आयोडीन वाला नमक। आपने ऐसा हिंदी की एड देखी होगी कि भाई आयोडीन नहीं खाओगे तो ये घेंघे का रोग हो जाएगा, यानी कि गोइटर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो गला बड़ा सा बल्जिंग नेक जो हो जाती है, ऐसी एड पहले आती थी। ओके, तो उसमें क्या है कि अगर आप आयोडीन नहीं लोगे तो थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्साइन प्रोड्यूस नहीं होगा, और थायरोक्साइन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको गोइटर होगा। पर यहाँ पर फ्रॉग्स को तो ग्रोथ होने के लिए थायरोक्साइन चाहिए। थायराइड ग्लैंड अगर थायरोक्साइन प्रोड्यूस करेगी तो ही उनका ग्रोथ होगा, इसलिए भाई उन्हें तो बड़ा होने के लिए थायरोक्साइन चाहिए। हमारा तो क्या है कि ये बस इतना पार्ट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थायरोक्साइन का, पर फ्रॉग जो है उसके लिए तो थायरोक्साइन उसका बड़े होने के लिए ही काम का है। ओके, तो उन्हें तो थायरोक्साइन चाहिए ही, आयोडीन वाला पानी चाहिए ही। ओके, अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्साइन प्रोड्यूस नहीं होगा, थायरोक्साइन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो बड़े नहीं होंगे। क्लियर? चलो आगे देखते हैं कि इफ द वाटर इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टेडपोल्स कैन नॉट बिकम एन एडल्ट्स। क्या लिखा हुआ है कि इन अ वाटर विच टेडपोल्स आर ग्रोइंग, जिस पानी में टेडपोल्स ग्रो हो रहे हैं, ये जो छोटे छोटे टेडपोल्स है वो जिस पानी में ग्रो हो रहे हैं, इफ दैट वाटर does not contain the enough amount of iodine, अगर उस पानी के अंदर enough amount में आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा? Yes, the tadpoles not become or not grow into the adults. ओके, या तो वो ना बन पाएंगे और ना तो वो ग्रो हो पाएंगे। किसमें? वो एडल्ट नहीं बन पाएंगे, वो टेडपोल मर जाएंगे इफ पानी के अंदर आयोडीन नहीं होगा, इफ सफिशियंट आयोडीन नहीं होगा। जितना आयोडीन चाहिए उतना नहीं होगा तो क्या होगा? टेडपोल्स मर जाएंगे। ओके, उसे फ्रॉग बनना है तो फ्रॉग नहीं बन पाएंगे। क्लियर? तो ये था कि रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट एंड इन द फ्रॉग। ओके भाई, इंसेक्ट के अंदर और फ्रॉग के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो चलो अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने देखा है, रिप्रोडक्टिव टाइम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस एज से लेकर किस एज तक चलता है। ओके, उसे कुछ नाम दिया हुआ था, हमने ये चीज़ें पहले ही पढ़ी हुई है कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब से लेके 45 से 50 एज तक इन अ गर्ल्स और 55 to 60 एज तक इन अ बॉयज़, ऐसा होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन कैसे होती है? बॉडी के अंदर आपको क्या इनपुट देना पड़ेगा, आपको ऐसा क्या खाना पीना पड़ेगा कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहे। ओके, तो चलो वही फाइंड करना है कि वो क्या है। दैट the physical and the mental well-being of an individual is regarded as an individual's health.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात तो बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ किसे बोलते हैं? अ पर्सन इज हेल्दी, ये पर्सन हेल्दी है, ये कैसे बोलेंगे? तो यहां पर लिखा हुआ है द फिजिकल एंड द मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड द हेल्थ। ओके, अब आप बोलोगे कि जिसके मस्कुलर बॉडी हो, ऐसे चल रहा हो सीना तान के, उसे बोलेंगे सलमान खान जैसा जो दिख रहा है, ओके, वो होगा हेल्दी पर्सन। नो, दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ओके, व्हाट इज द राइट डेफिनेशन? द मेंटली भी आप ठीक होने चाहिए, दिमाग में उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जीवन में शांति होनी चाहिए, आप खुश होने चाहिए, जो भी लाइफ चल रही है उसमें आपको मजा आना चाहिए। दैट इज अ मेंटल वेलबींग ऑफ योर बॉडी। ओके, तो ये मेंटल हो गया कि भाई दिमाग में इतना ज्यादा कोई टेंशन नहीं, थोड़ा थोड़ा तो सभी को रहता है, एग्जाम का टेंशन आता है, जॉब का टेंशन आता है, बच्चों का टेंशन आता है, अलग अलग टेंशन आते हैं, पर उतना ज्यादा नहीं, आपको उसमें मजा भी आना चाहिए। दैट इज अ मेंटल वेलबींग। ओके, द सेकेंड वन दैट इज अ फिजिकल, यानी कि भाई आपको अगर कोई बोल दे कि भाई 2 किलोमीटर चलना है तो आप चल पाने चाहिए, अगर आपको बोले कि 1 घंटा खड़े रहना था, आप 1 घंटा खड़े रहना चाहिए। ओके, तो आप फिजिकली इतने स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा कि आपके बॉडी के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आपको कोई हार्ट का डिसीज ना हो, आपको डायबिटीज ना हो, कोरोना रिसेंटली चल रहा है और चलेगा भी, शायद आ गया, अभी थोड़े दिन पहले गया, तो कोरोना भी नहीं होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, आपको कोई डिसीज है, कोई वायरस है वो डायरेक्ट ना लग जाए, उसका भी ध्यान रखना है। ओके, तो दैट इज अ फिजिकल वेलबींग। और मेंटल वेलबींग यानी मेंटली भी आप खुश होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल्स हेल्थ। ओके, आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अगर स्ट्रॉन्ग है, दैट इज कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन, उससे हेल्दी पर्सन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको बॉडी है, अगर मेरे जैसा दुबला पतला है पर उसे कोई टेंशन नहीं है, वो 5 किलोमीटर दौड़ने को बोलेंगे तो वो 5 किलोमीटर दौड़ जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा दिन काम करवाओगे तो वो काम कर लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दैट इज अ हेल्दी पर्सन। ऐसा नहीं है कि जिसको बॉडी है बहुत सारी वही हेल्दी पर्सन है। ओके, हेल्दी पर्सन यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। ओके, कितना भी काम करवाए, अगर आपके बड़े भाई के मैरिज और आपको 4-5 महीने तक पूरा काम ही करवाते और मैरिज के लास्ट दिनों में 4-5 दिन तो इतना काम करवाएंगे कि आप थक जाओ। ओके, पर वो काम अगर आप कर सकते हो, इट मीन्स यू आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और उतना काम कर लिया, उतना स्ट्रेस आपने ले लिया, इट मीन्स यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ ऑल्सो, आप मेंटली भी उतना स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उस टाइम पे तो इतना प्रेशर होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं कि टू कीप द बॉडी हेल्थी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। अब हाउ कैन वी मेक अवर बॉडी हेल्थी? हम हमारे बॉडी को हेल्थी कैसे बना सकते हैं? टू कीप द अवर बॉडी हेल्थी, एनी इंडिविजुअल एट एनी एज नीड्स अ बैलेंस्ड डाइट। अगर बॉडी को हेल्थी रखना है तो हमें क्या चाहिए? यस, वी नीड अ बैलेंस्ड डाइट। हमें बैलेंस्ड डाइट चाहिए। अब बैलेंस्ड डाइट यानी क्या? अच्छा खाना चाहिए, बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रोज का रोज आप सिर्फ एक ही चीज खाओ, आप रोज मैगी खाओ, या रोज आप दाल चावल ही खाओ, या फिर रोज आप रोटी और सब्जी ही खाओ। ऐसा नहीं, हमें बैलेंस्ड डाइट चाहिए, यानी कि सारी की सारी चीजें चाहिए जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। बैलेंस्ड डाइट हमने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है पहले भी, कि क्या चीजें हमारे बॉडी के लिए अच्छी और क्या चीजें हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो एवरी इंडिविजुअल एट एनी एज, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ नीड अ बैलेंस्ड डाइट टू कीप देमसेल्फ हेल्थी। अगर हमें हेल्थी रहना है तो बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट क्या है, कैसी होती है, वो तो हम आगे देखेंगे। ओके, पर पहली बात कि बैलेंस्ड डाइट चाहिए। सो द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिकेट फिजिकल एक्सरसाइज। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए भाई हेल्थी रहने के लिए? बैलेंस डाइट। देन आफ्टर, यस, अ पर्सन मस्ट ऑब्जर्व अ पर्सनल हाइजीन। आपको पर्सनल हाइजीन भी रखनी है। पर्सनल हाइजीन का मीनिंग क्या है? यस, एक दिन में मिनिमम एक बार तो आपको नहाना है। ओके, आपको वॉश लेना है। ओके, फिर यस, आपको कंटिन्यूअसली अगर आप बाहर से आ रहे हो तो हाथ बाथ धोने, आपको मुंह धो लेना है। ओके, पर्सनल हाइजीन रखनी है। आपका बॉडी गंदा मैला स्वेट वाला नहीं होना चाहिए। यू हैव टू कीप योर बॉडी क्लीन, यानी हाइजीनिक रखना है बॉडी। देन द सेकेंड वन, यू हैव टू
डू द फिजिकल एक्सरसाइज इन एडिकेट अमाउंट, आपको एडिकेट अमाउंट के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज करनी, यानी कि जितनी मात्रा में फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए उतनी ही। ऐसा नहीं कि 5 घंटे जिम में जाओ या 10 किलोमीटर दौड़ के उसके बाद 200 पुशअप लगा लो और 200 पुलअप्स लगा लो, ऐसा नहीं। जितनी चाहिए बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज उतनी ही, बहुत ज़्यादा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके आपको भाई कोई WWF में नहीं जाना है, अगर जाना है तो करो, 10 घंटे एक्सरसाइज करो। ओके पर अगर बॉडी को हेल्थी रखना है तो क्या चाहिए? यस एडिकेट, जितनी चाहिए उतनी बस इनफ है। रोज़ का 2 किलोमीटर चल लिए बस इनफ है, 4-5 योगासन प्राणायाम कर लिए बस इनफ है। ओके ऐसा नहीं कि बहुत सारा करना है, 20 पुशअप लगा लिए खत्म, 10 सूर्य नमस्कार कर लिए खत्म, बस यहाँ पर आपकी फिजिकल एक्सरसाइज खत्म हो जाती, उससे ज़्यादा किसी को नहीं चाहिए। तो फर्स्ट क्या था? दैट इज बैलेंस डाइट। द सेकेंड वन, यस हमें हमारे बॉडी को क्लीन रखना है। ओके थर्ड वन फिजिकल एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ें चाहिए आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। आगे देखते हैं कि ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर इट हैज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। ओके अब क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी जब भी एडोलसेंस का पीरियड चल रहा है, इट मीन्स जब आप 13 से लेकर 18 साल के हो रहे हो, तब ये सारी चीज़ें दिस बिकम मोर एसेंशियल इन द बॉडी इज ग्रोइंग। क्यों भाई? अभी ये क्यों चाहिए? बैलेंस्ड डाइट क्यों चाहिए हमें? बिकॉज योर बॉडी इज ग्रोइंग मोर एंड मोर एट दिस टाइम। इसी टाइम के अंदर आपका बॉडी सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है, दैट्स व्हाई यू नीड अ बैलेंस्ड डाइट। ओके बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है। सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर आप देखो एक हमारे पास दिख रहा है आपको थोड़ा सा यस ट्राइंगल जैसा, जिसके नीचे लिखा हुआ है ग्रेन्स। आपको ग्रेन्स का नहीं, जिसे सीरियल्स भी बोलते हैं, उसके ऊपर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, मीट, फैट, ऑयल, शुगर। जो आप खाना खाते हो, हम लोग जो खाना खाते हैं कि रोटी होती है, हमारे पास सब्जी होती है, फिर दाल होती है, चावल होती है, उसके साथ सलाद होता है, उसके साथ बटर मिल्क होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हम खाते हैं ना, दैट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। अगर आप रोज़ ऐसा खाते हो कि भाई आपने 2-3 रोटी खा ली या 4-5 रोटी खा ली, उसके साथ सब्जी खाई आपने हरी वाली, उसके साथ कोई दाल थी आपके पास यानी सीरियल्स थे, ओके साथ में आपने सलाद खाया हुआ है, उसके साथ आप बटर मिल्क ले रहे हो, ओके साथ में थोड़ा सा बटर भी खा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलरली खा रहे हो, इसका मीनिंग है कि आपकी बैलेंस्ड डाइट है। बस इतना ही चाहिए होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें दिख रही कि आप ये सारी चीज़ें रोज़ खाते हो एक बार। अगर एक बार खाते हो यस, तो आपकी डाइट बैलेंस्ड है। आपको दूध पीना है, स्पेशली भाई 13 से लेकर 18 साल तक रोज़ दूध पीना है। ओके अगर हो सके तो हल्दी वाला दूध पीना है। किसी को पसंद नहीं होता, मुझे भी पसंद है हल्दी वाला दूध, पर पीना पड़ता है। ओके अगर ये जो वायरस इससे बचना है तो हमें पीना ही पड़ेगा। ओके तो ये था हमारा बैलेंस्ड डाइट। कि बैलेंस्ड डाइट किसे बोलते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज तो भाई इतनी ही चाहिए। फिर आपको बॉडी को आपको क्लीन रखना है तो वैसे क्लीन रखना है। क्लियर कि भाई ये सारी चीज़ें जो है वही हमें करनी है। ओके तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।